नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा में स्वागत है। तो दोस्तों हम कर रहे हैं सीटेट के लिए पेपर 2 के लिए एसएसटी में सामाजिक विज्ञान में एनसीईआरटी के क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्योंकि आप जानते हैं कि एसएसटी में क्या एनसीईआरटी बेस ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एनसीईआरटी की 6 to 8 की किताबों को आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपको क्या है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये क्लास 7 की ज्योग्राफी है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे दिए गए सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस सही प्रकार से कर सके। कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने स्कोर सही हो रहे थे। ठीक है, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी प्रकार से प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, इसके पहले हमने क्लास 7 की हिस्ट्री, 6 की हिस्ट्री, 8 क्लास की हिस्ट्री, 6 क्लास की ज्योग्राफी को हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन के माध्यम से। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारे क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत आती है। देखिए यहाँ पर दे रखा कि यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पर्यावरण के अंतर्गत आती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण होता क्या है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि भाई किसी जीवित प्राणी के चारों ओर जो पाए जाने वाले लोग होते हैं, स्थान होती हैं, वस्तुएं होती है या प्रकृति होती है, उसको हम पर्यावरण करते हैं। यानी आप सरल भाषा में कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले जो भी विद्यमान है उसे हम पर्यावरण का नाम देते हैं। ठीक है, चलिए तब आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से शामिल है। मनुष्य है या धरातलीय स्थलाकृति है या मानव निर्मित वस्तुएं हैं या प्राकृतिक वस्तुएं हैं। ठीक है, तो जब आप देखते हैं तो इसमें कौन कौन से शामिल है, यानी कि सभी शामिल है। ठीक है, यानी ये सारे सभी शामिल है किसमें, पर्यावरण के अंतर्गत। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था कि पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है। और प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीव एवं निर्जीव दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की जो परस्पर क्रियाएं होती हैं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई जो रचनाएं होती हैं वे सारी शामिल होती हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे सारे लोग भी वीडियो को देख के लाभ उठा सकें, और वीडियो को लाइक करना न भूलें। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे आप, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। जब ये पेपर आप पढ़े तो जहाँ पर सत्य पूछा गया है या असत्य पूछा गया है, पहले उसको अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे पेपर देते समय आपके माइंड में ये होगा कि हमें यार गलत ढूंढना। ठीक है, तो पहला कथन कहा जा रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कहा जा रहा है कि वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कहा जा रहा है कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि सारे के सारे क्या कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं आप। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर जो फैली हुई वायु की जो पतली परत होती है उसको हम वायुमंडल का नाम देते हैं, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से भी बचाता है, आपने बहुत सारे पढ़ा होगा। इसमें कई प्रकार की गैस होती हैं, धूल कण होते हैं, जलवाष्प होते हैं। ठीक है, और वायुमंडल में जो भी कोई परिवर्तन होता है तो मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर क्या करते हैं, जैव मंडल का निर्माण करते हैं, आपने ये पढ़ा होगा। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल एवं वायु मिलकर क्या है, जीवन को संभव बनाते हैं। यानी कि जैव मंडल में तीनों स्थितियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तीनों क्षेत्र पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो अभी सभी जानते हैं कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुआ है। यानी कि पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट शब्द की जो उत्पत्ति है फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर से। ठीक है, तो ये फ्रेंच जो भाषा है इसकी उत्पत्ति जो है किससे, एनवायरोमेंट। ठीक है, एनवायरोनेर से हुआ है। ठीक है, और आपको सभी पता होना चाहिए कि एनवायरमेंट मतलब होता क्या है। ठीक है, या जिसका अर्थ होता है पड़ोस। ठीक है, तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आपके जो चारों तरफ जो विद्यमान है वो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, साथ में आंसर भी आपको दिख रहा होगा। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, ध्यान से आप देखेंगे। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारितंत्र को सही तरीके से परिभाषित करता है। ठीक है, तो आंसर इसका दिख जा रहा होगा, तो आप यहीं पे देख लेंगे कि क्या कहा जा रहा है कि जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। ठीक है, यानी कि जो सभी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित रहते हैं, निर्भर हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का जो संबंध ही क्या कहलाता है, पारितंत्र कहलाता है। यानी आप कह सकते हैं कि सबका पारितंत्र अलग अलग हो सकता है,
ठीक है। जल का पायतंत्र अलग होता है, स्थल का अलग होता है, वायु का अलग होता है, यानी कि एक दूसरे पर निर्भरता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन अगला है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना, आपको बताना, ठीक है, कि पृथ्वी की ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं तथा यह सबसे पतली परत होती है। बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है कि महासागरीय परपटी की मोटाई महाद्वीपीय परपटी से अधिक होती है, तो ये गलत है, ठीक है। आपको ऊपर में से सही कथन बताना है, तो केवल एक यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि पृथ्वी की ऊपरी जो परत को क्या है, परपटी कहते हैं, और यह एक पतली परत होती है। परपटी की जो मोटाई है महाद्वीपीय महासागरों के नीचे भिन्न भिन्न होती है। महाद्वीपीय भाग में इसकी जो मोटाई है 35 किलोमीटर है, एवं समुद्री सतह की जो नीचे है इसकी मोटाई क्या है 5 किलोमीटर तक पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए मैंने आपको कहा था ना, सबसे पहले आपको क्या है असत्य कथन को अंडरलाइन कर लेना है, जिससे आपको याद होगा कि हमें गलत उत्तर देना है, ठीक है, गलत बताना है। तो पहला है कि महाद्वीपीय परपटी सिलिका एवं एल्यूमिना से बना। देखिए आपके पेपर में ऐसा पूछा जाएगा कि महाद्वीपीय परपटी किससे बनी है, ठीक है, या क्रोड कैसे बना है, मेंटल कैसे बना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो महाद्वीपीय जो परपटी सिलिका एवं एल्यूमिना से बना है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कहा जा रहा है कि महासागरीय परपटी सिलिका एवं आयरन से बनी है, तो ये आपका गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो कहा जा रहा है महासागर की परपटी जो मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम से बना है, सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है, जिसको इसमें सी में भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेंगे, ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है, ये आपका आयरन नहीं होगा। तो इसलिए आपका गलत था, तो गलत वाला सही हो जाएगा यहाँ पर। बाकी पृथ्वी की परपटी के नीचे जो मेंटल होता है ये सही है। अगला है पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना जो है ये क्रोड से बनती है, ठीक है। पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक जो परत होती है क्रोड है, जो कि मुख्यतः क्या है निकिल और लोहा से बनती है। देखिए आपको याद होना चाहिए कि जो क्रोड होता है ये क्या है निकिल और लोहे से बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार के बने सेल को क्या कहते हैं। तो देखिए इस तरह के जो बनते हैं सेल इनको क्या कहते हैं आग्नेय सेल कहते हैं, ठीक है। यानी जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार से बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं, और इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये बनते हैं इसलिए इनको प्राथमिक सेल भी कहते हैं। और आग्नेय सेल क्या है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। आग्नेय सेल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अंतर्भेदी, दूसरा होता है बहिर्भेदी, ठीक है। अब देखिए अंतर्भेदी और बहिर्भेदी का मतलब क्या होता है, ठीक है, यानी कि जो सेल अंदर ही ठंडे हो जाते हैं उसे अंतर्भेदी कहते हैं, जो बाहर निकलने के बाद होते हैं उसे बहिर्भेदी कहते हैं। तो अंतर्भेदी और बहिर्भेदी दो प्रकार के सेल होते हैं, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आपसे पेपर में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है आपको बताना है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से बता देंगे, ठीक है। तो पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा परत यानी किस परत का होता है, तो ये मेंटल का होता है। बहुत सारे लोगों ने परपटी बताया होगा, तो ये गलत है, ठीक है। देखिए पृथ्वी के आयतन का केवल क्या है 0.5%, ठीक, 0.5% जो हिस्सा ही परपटी है, ठीक है। यानी कि 0.5% ही क्या है ये परपटी है, ठीक है। अब बाकी जो 83% आपका क्या है ये मेंटल है, ठीक है। 83 जो प्रतिशत आपका क्या है ये मेंटल है, और आपका जो 16% आपका बचता है 16% जो आपका क्या है क्रोड है, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है, ठीक है। देखिए 0.5% प्रॉपर्टी है, 83% आपका मेंटल है और 16% आपका क्रोड है, ठीक है। और पृथ्वी की त्रिज्या की बात करती हैं तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वह कितनी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है आपका क्या 6371 किलोमीटर, ये एनसीईआरटी किताब में दे रखा है, ठीक है। ये पृथ्वी की क्या है त्रिज्या है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, कि जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा हो जाता है तब इस प्रकार बहिर्वेदी आग्नेय सेल का निर्माण होता है। बिल्कुल सही है, अभी हमने आपको बताया था। देखिए बहिर्वेदी आग्नेय सेल की परिभाषा भी यहाँ से आपको मिल जाएगी, आज समझ सकेंगे आप, ठीक है। दूसरा कहा जा रहा है कि जब द्रवित मैग्मा भूप्रपटी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है तब इसे क्या है अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। देखिए ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, जो हमने आपको भी बताया है। और तीसरा क्या कहा जा रहा है, तीसरा यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहिर्वेदी आग्नेय सेल की संरचना बड़े दानों वाली होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है,
क्योंकि बहिर्वेदी आग्नेय सेल की जो संरचना है ये क्या है, बड़े दाने नहीं होती है, क्या होती है, छोटे दाने होती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो बहिर्वेदी की क्या आती है, छोटे दाने वाली होती है। और चौथा कि अंतर्वेदी आग्नेय सेल की संरचना महीन दान वाली होती है, तो ये गलत है, उल्टा हो गया। यहाँ पर क्या ये महीन नहीं, ये बड़े दाने वाली होती है। ठीक है, ठीक है। तो उपरोक्त में से कौन सी कथन सत्य है, तो आपका पहला और दूसरा सत्य हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर केवल क्या है, पहला और दूसरा सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला आपका सही हो जाएगा कथन। ठीक है, देखिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे, तो इसलिए पढ़ के जरूर जाएँ। ठीक है, यानी कि महत्वपूर्ण ये टॉपिक चल रहा है आपका। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लेंगे इस तरह से प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान की विशेषता है। ठीक है, अवसादी सेलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेल अवसादों के निक्षेपण के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इन सेलों में जीवाश्म होने की कोई संभावना नहीं होती है, तो गलत है। ठीक है, ये सेल अपेक्षाकृत कम कठोर होते हैं, बिल्कुल सही है, यानी कि पहला और तीसरा कथन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित होती है। ठीक है, तो यानी कि उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती है, तो ये दोनों सेल, यानी कि आग्नेय सेल भी है, अवसादी सेल भी है। ठीक है, क्योंकि जब ताप एवं दाब के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के भौतिक और रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, तब कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए अगर चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे कि पृथ्वी का स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है तथा ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती है, तो ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा कहा जा रहा है कारण में क्या कहा जा रहा है कि पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, बिल्कुल सही है। और जो कारण है ये कथन की व्याख्या करता है, इसलिए क्या ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा कि कथन सही है और कारण भी क्या है, सही है, तथा कारण क्या कथन की सही व्याख्या करता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं, आपको बताना है। पहला है कि भूकंप के अंतर्गत भूपरपट्टी के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं, तो बिल्कुल गलत है, उसे अधिकेंद्र नहीं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे अधिक केंद्र न करके उसे क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक है, उसे क्या है, उद्गम केंद्र कहते हैं। और अधिक केंद्र कहाँ करते हैं कि भूपरपट्टी के ठीक ऊपर जहाँ पर कंपन महसूस होता है उसे अधिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, अगला है, तो इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा कि भूपरपट्टी पर ज्वालामुखी छिद्र को जहाँ से लावा बाहर आता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्रेटर कहते हैं, तो बिल्कुल सही है, जहाँ से लावा निकलता है उसे क्रेटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केवल दूसरा कथन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं, आपको बताना है, तो इन्हें विसर्प कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे नदी ऐसे ऐसे घूमती जब रहती है, ठीक है, ऐसे कहती है, तो यहाँ पर जो ये जो मोड़ होते हैं ना, इस मोड़ का नाम क्या है, विसर्प है। ठीक है, ये आपने देखा होगा। ठीक है, यानी कि नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, और नदी के इन बड़े मोड़ों को क्या है, विसर्प कहते हैं। तो एनसीईआरटी की किताबों में चित्र दे रखा है। ठीक है, तो उसे ध्यान से देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या कहा जा रहा है। ठीक है, कि नदी द्वारा चाप झील, यानी नदी द्वारा चाप झील का निर्माण किया जाता है, तो ये मैदानी भागों में, जैसे क्या नदियाँ जब ऐसे से बहती हैं मैदानी क्षेत्र में जाती हैं, तो कभी कभी होता है कि इस नदी से क्या है कुछ भाग अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो को ये जो जल इतना भाग अलग होकर यहाँ पर हो गया, तो ये क्या एक झील के निर्माण कर देता है, इसको क्या चाप झील के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपने देखा कि नदी जब मैदानी भाग क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, और इन बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं, अभी हमने आपको बताया है। और इसके बाद होता क्या, विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन या निक्षेपण शुरू हो जाता है, और साथ ही साथ क्या विसर्प होता है कि आपको इस लूप नदी से कट जाते हैं और ये क्या अलग झील बन जाते हैं, और जिससे इस झील को क्या कहते हैं, चाप झील का नाम दे देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तटीय स्थलाकृतियाँ समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती है। समुद्री गुफा,
या तटीय मेहराब या स्टैक या समुद्र भृगु। तो ये सारे के सारे सही है, ठीक है, यानी कि उपयुक्त तो सभी हो जाएगा यहाँ पर। तो आप सभी जानते हैं कि समुद्री तरंगों के अपर्दन एवं निक्षेपण से क्या होता है, तटीय स्थलाकृतियाँ बनती है। ये एनसीईआरटी किताबों में चित्र दे रखा है। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई सैल है, ठीक है, ये कोई सैल है और समुद्री तरंगे यहाँ पर बार बार टकरा रही अब टकराते टकराते होता क्या है, यहाँ पर जगह बन जाता है, ठीक है, ये काटती रहती है। तो समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती है, जिससे कि दरारें विकसित हो जाती हैं। तो समय के साथ ये दरारें बहुत बड़ी भी और चौड़ी भी हो जाती है। तो इनको क्या समुद्री गुफा कहते हैं। जैसे मान लीजिए करते करते यहाँ पर जगह बन जाती है, समुद्री गुफा हो गई, ठीक है। और इन गुफाओं के बड़े होते होते जाने पर क्या है, जब अगल बगल की दीवारें गायब हो जाती है तो केवल ऊपर छत बच जाती है, ठीक है, जिससे तटीय मेहराब बन जाते हैं, ठीक है। और लगातार अपर्दन होती है तो कभी कभी छत भी टूट जाती है, तो केवल दीवार रह जाती है। तो दीवार जैसी आकृति को क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये स्टैक का मतलब होता है दीवार हो जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्टैक मतलब दीवार हो गया। चलिए, तो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया, ठीक है। आगे भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो बिल्कुल सही, आपने देखा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा है, कितनी 78% है, आप सभी ने जानते होंगे, ठीक है ना। ऑक्सीजन 21 नंबर पे होता है, 21%। दूसरा है कि, तो ये सही है आपका, ठीक है। दूसरा कि जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन के साथ फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं, तो ये बिल्कुल सही कहा जा रहा है, ठीक है। तीसरा कि पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को वायुमंडल से पूरा करते हैं, तो ये आपका गलत है, ठीक है। पहला दूसरा कथन सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए कारण क्या है कि नाइट्रोजन यानी कि वायु में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस है, और जब भी हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं, फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। और पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, लेकिन जिसे क्या है वे सीधे वायु से नहीं ले सकते हैं। तो मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से क्या है नाइट्रोजन लेकर इनका स्वरूप बदलते देते हैं, जिससे क्या है पौधे इनका प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि जो पौधे होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। आपके लिए है कि वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर क्या सही अवरोही। देखिए अवरोही का मतलब होता है अधिक से कम, यानी कि घटते क्रम में, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, 78% है आपका, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 21% हमने आपको बताया था। ऑर्गन गैस कितना है, 0.93 है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03% आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो ये आपको मात्रा याद होना चाहिए। अब बाकी अन्य गैसें कितने हैं, 0.04% में अन्य गैसें हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन को देखेंगे आप क्या कि मौसम से संबंधित जो घटनाएं, देखिए इस टॉपिक से भी क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि मौसम से संबंधित जो सभी घटनाएं हैं, ठीक है, वह जैसे वर्षा है, कोहरा है और ओला वर्षा वायुमंडल की किस परत में होता है, तो ये क्षोभ मंडल, यानी कि क्षोभ मंडल क्या है, पृथ्वी से पहली परत है, ठीक है। और इसकी जो है ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई कितनी 13 किलोमीटर है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसकी क्षोभ मंडल की। चलिए, अब मौसम से संबंधित जितनी भी सारी घटनाएं होती हैं ये इस मंडल में होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे क्या कहा जा रहा है कि समताप मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। क्षोभ मंडल का ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है, बिल्कुल सही कहा जा रहा है, ठीक है। दूसरा है कि यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है, बिल्कुल सही कहा जा रहा है। तीसरा कि ओजोन गैस की परत समताप मंडल में होती है, बिल्कुल सही, यानी कि पहला दूसरा तीसरा कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कि हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं, तो ये समताप मंडल में उड़ते हैं, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि समताप जो मंडल होता है बादल एवं मौसम संबंधी घटनाओं से क्या लगभग मुक्त होते हैं। इस कारण से यह क्या है हवाई जहाज उड़ने के लिए अच्छी परिस्थितियां होती हैं, जिसे आदर्श स्थिति भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये है कि यहाँ पर कि अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में प्रवेश करते ही जल जाते हैं, ये जलने लगते हैं, तो ये मध्य मंडल में होते हैं, ठीक है।
तो मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर पाई जाती है। तो लगभग कितनी है, ये 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, ये 80 किलोमीटर तक यहाँ पर फैली हुई है, इसको ध्यान देंगे। तो ऊंचाई तक फैली हुई अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले जो उल्का पिंड होते हैं इस परत में आने पर जल जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यानी कि बाह्य वायुमंडल, जिसको आयन मंडल भी कहते हैं, में बढ़ती ऊंचाई के साथ क्या है, तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। बिल्कुल सही है। दूसरा कहा जा रहा है कि रेडियो संचार के लिए बाह्य वायुमंडल परत का ही उपयोग होता है। तो ये बिल्कुल सही, यानी कि दोनों कथन यहाँ पर पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है, आपको बताना है। यानी कि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे क्या कहते हैं, आतपन या सूर्यताप कहते हैं। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है कि सूर्यताप की मात्रा पृथ्वी पर हर जगह एक समान रहती है। तो यह गलत है, क्योंकि सूर्य की जो मात्रा हर जगह एक समान नहीं रहती है, अलग अलग होती है। इसलिए पहला कथन सही हो जाएगा, क्योंकि सूर्यातप की मात्रा पृथ्वी पर हर जगह एक समान नहीं रहती है। आतपन यानी कि सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या घटती रहती है। ठीक है, इसलिए आतपन भी क्या घटता जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है कि वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, दूसरा है कि ये सही है। दूसरा कि निम्न दाब क्षेत्र बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। बिल्कुल सही है। तीसरा कहा जा रहा है कि उच्च वायुदाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। ये भी सही है। चौथा कि वायु सदा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। बिल्कुल सही है, ये आपको याद होना चाहिए, ये वाला जरूर पूछता अक्सर। ठीक है, कि वायु दाब सदा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। ठीक है, यानी कि उपयुक्त कथन सही हो जाएगा, सभी सारे सही हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे आप। कहा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है, आपको बताना है। ठीक है, यानी कि वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवन को क्या कहते हैं, स्थानीय पवन कहते हैं। तो ये क्योंकि आपको पता होगा कि जो स्थानीय पवनें होते हैं किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। ठीक है, उदाहरण के लिए लू हो गया। ठीक है, इसलिए आपका ये गलत हो गया। ठीक है, दूसरा कहा जा रहा है कि विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलने वाली पवन क्या मौसमी पवन कहलाती है। तो ये आपका सही है। तीसरा कहा जा रहा है किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलने वाली पवन क्या अस्थायी पवन कहलाती है। तो बिल्कुल गलत है, ये अस्थानीय पवन कहलाती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल कथन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले चलते क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है वायु के जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये बढ़ती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। जब जल विभिन्न जलाशयों में वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। अब वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने ज्योग्राफी के कुछ पार्ट को कंप्लीट किया है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगले पार्ट को देखने के लिए और इसी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।